अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद फराज ज़ुबैरी है और ये फैमिली कोर्ट प्रोसीजर है जो कि पाकिस्तान में फ़ॉलो होता है। और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर कैसे फैमिली कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो फ़ॉलो होता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टाइप्स के फैमिली केसेस होते हैं। सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, यानी कि दावा तनसीख निकाह बज़रिया खुला, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है क्योंकि खुला जो है वो मुसलमान ही इसका दावा करते हैं। सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियंस डाइवोर्स एक्ट 1869, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है। सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 2017, ये सिर्फ हिंदूज के लिए है। फिर एक दावा होता है सूट फॉर रिकवरीज ऑफ मेंटेनेंस डाउरी आर्टिकल्स एंड डावर, यानी कि हक महर अगर आपका है और आपने कुछ जहाँ सामान जहेज दिया था या आपको मेंटेनेंस का जो एक राइट होता है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। फिर एक पटिशन होती है सेक्शन 12 एंड 25 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, ये माइनर की कस्टडी के लिए होती है, इंटरम और परमानेंट कस्टडी के लिए बच्चे की ये पटिशन दाखिल की जाती है। इसी के अंदर आप थ्रू विजिटेशन राइट्स भी ले सकते हैं। सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स, ये बेसिकली होता है जनो आशोई का दावा। एक शख्स जिसकी बीवी उसके पास से चली गई है किसी के पास, अपने मतलब अपने घर में रह रही है, किसी से पास से मुराद है किसी अपने घर पे रह रही है, अब वो उसको आबाद करना चाहता है वापस, तो वो कॉन्जुगल राइट्स का दावा कर सकता है। सूट फॉर जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज, जेक्टिटेशन ऑफ द मैरिज होता है दावा तकजीब निकाह, यानी कि एक शख्स के ऊपर दावा हो गया कि जो उससे शादी है वो निकार कर रहा है, मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ हुआ इस बंदे से, वो सूट दाखिल कर सकता है इसके हवाले से। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले अपनी सूट को सबमिट करते हैं। अब सबमिट कैसे होगी? एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ड्राफ्ट के अंदर जब आपके वकील साहब होंगे जिनके पास आप जब मुकदमा लेकर जाएंगे तो वो आपके लिए एक ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी कि उसमें कोर्ट का नाम लिखा होगा ऊपर कि कोर्ट का नाम क्या है, आपका नाम लिखा होगा, आपके वालिद का नाम और आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखा होगा, रिस्पोंडेंट का नाम होगा यानी कि जिसके खिलाफ मुकदमा है, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका प्रेजेंट एड्रेस, किस चीज़ का दावा है। जैसे ये मैंने पहले बताया था ना पिछले वाले में कि सूट फॉर एग्जांपल सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला है, तो सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो स्टोरी अपने वकील साहब को बताई होगी वो सारी वो बातें उसके अंदर लिखेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ये होंगी कि जी शादी कब हुई थी, टैक्ट कब हुई, लड़ाई का कब मामला पैदा हुए, क्या हुआ, फिर क्यों ये बात खुला तक पहुंच गई, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। और फिर एंड में एक वेरिफिकेशन होती है जिसका मतलब इसमें लिखा होता है कि जो बातें ऊपर लिखी हैं ये करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि ये इसमें से कोई चीज़ हमने कंसील नहीं की कोर्ट से, और ये काउंसिल के थ्रू एडमिट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि प्रिंट जो है ना वो साइन पिटिशनर ने करनी है अपनी, जो जिस दावा कर रहा है उसका साइन बहुत ज़रूरी है। एफिडेविट साइन होना बहुत ज़रूरी है, बयान हल्फी के साथ लगता है, उसमें भी यही लिखा होता है कि द अबव मेंशन कंटेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी फहरिस्त दस्तावेजात जैसे कि निकाहनामा, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस आते हैं कि आपके गवाहान कौन होंगे, फहरिस्त गवाहान फैमिली मुकदमा में बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तलबाना, रिस्पोंडेंट को बुलाने के लिए एक तलबाना भी जमा कराया जाता है। समन्स जमा करवाए जाते हैं, समन के अंदर कोर्ट का नाम लिखा होता है और रिस्पोंडेंट का नाम होगा और वो दायरे उसको मुहर लगाएंगे, फिर वो आप यूएमएस या उसके ज़रिए आप उसको भेज देंगे। ठीक है, और वकालतनामा, वकालतनामा जो आपके वकील साहब होंगे उसको भी साइन आप लोग ही करते हैं। दावा दरखास्त में दस्तावेजात है कि एक फ़ाइल में करें, दायरी ब्रांच में जमा होंगे और कुछ देर बाद अगले दिन जज का नाम और तारीख आइंदा पेशी का पता चल जाता है। मजीद ये कि फैमिली मुकदमा दाखिल करते वक्त मुद्दई का शनाख्ती कार्ड लाजमी है और वकील साहब का बार का लाइसेंस भी ज़रूरी है, यानी कि जो कार्ड हमें इशू करती है बार काउंसिल वो ज़रूर लगने हैं, और फैमिली केस के अंदर सीएनआईसी की बहुत ज़रूरत होती है, बगैर सीएनआईसी के दावा दाखिल नहीं हो सकता। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है? समनिंग होती है रिस्पोंडेंट की। अब आपने दावा दाखिल कर दिया, अब क्या होगा? अब कोर्ट प्रोसीजर में ये करेगी कि समन करेगी रिस्पोंडेंट को बुलाएगी। अब समनिंग किस तरह होती है? यूएमएस के थ्रू, एडी पोस्ट के जरिए ये होती है। अगर उसमें भी नहीं हो तो फिर न्यूज़पेपर एडवर्ट होता है। न्यूज़पेपर एडवर्ट जो है ना ये अखबार इश्तिहार कहलाता है। इसके बाद जो है ना वो कार्रवाई जो है ना, अगर वो इस पे भी नहीं आता अखबार इश्तिहार पे भी, तो उसके बाद जो है ना एक तरफा कार्रवाई ना अमल में लाई जाती है। ठीक है, रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा, हर तारीख पर उसको बुलाया गया, वो नहीं आया, एक तरफा हो गया। एक तरफा होने के बाद जो है ना एग्जाम जो जज होगा आपका वो आपसे कहेंगे कि या कहेंगी कि आप अपना एक्स पार्टी एविडेंस करवाएं, यानी आप आने के बाद अपनी शहादत, अपनी गवाही अदालत को देंगे और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। एक तरफा कार्रवाई के हवाले से मैं बहुत वाजे बता दूं कि एक तरफा कार्रवाई का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुकदमा आपके हक में फैसल होगा।
अगर अदालत को महसूस हुआ कि दावा बेबुनियाद है तो वो दावा उस टाइम पे भी खारिज कर सकती है आपका। ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक तरफा फैसले के अंदर अदालत जो है वो आपके जो है वो हमेशा आपके फेवर में डिग्री करेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ अगर ये सारे मामला नहीं होते और समन जो है रिस्पॉन्डेंट को रिसीव हो जाता है, तो रिस्पॉन्डेंट क्या करेगा, वो एक मेमो ऑफ अपीयरेंस देगा अपने एडवोकेट के थ्रू। उसके बाद उसके पास 14 से 15 दिन का टाइम होगा। 14 से 15 दिन के बाद डेट जो पड़ेगी अगली, उसके ऊपर उसने जवाब दावा दाखिल करवाना है। अब जवाब दावा क्या होता है, उसके अंदर वो बेसिकली रिबट करेगा आपकी स्टेटमेंट्स को। कि पहले तो वो इब्तदाई उजरात उठाएगा, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाएगा, कहेगा भाई ये मेंटेनेबल नहीं है, इसको डिसमिस कर दिया जाए, ये है वो है, बेबुनियाद है, क्लीन हैंड से नहीं आया प्रिंट, गलत है, ये है वो। और उसके बाद फिर वो पैरावाइज रिप्लाई करेगा। उसके बाद वो अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, साथ में अपने विटनेसेस को लगाएगा, साथ की लिस्ट लगाएगा साथ में। ठीक है, ये फैमिली कोड्स एक्ट के मुताबिक सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, जो ये कहता है कि अगर जवाब दावा एक 14 डेज के अंदर दाखिल नहीं किया गया तो राइट टू आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वकालतनामा लगेगा अलॉन्ग विद द लाइसेंस ऑफ द एडवोकेट। जो उसका अपना वकील होगा जिसने किया होगा, उनके भी लाइसेंस की कॉपी साथ में वकालतनामे के लगेगी और वो सारी चीजें जमा हो जाएंगी। अब स्टेज नंबर 4 क्या होती है। जब भी फैमिली मामलात आते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखें कि अदालत फैमिली मामलात के अंदर ना मुसालहत की बहुत कोशिश करती है। अदालत ही चाहिए जी मामलात मुसालहत की तरफ जाएं। अगर कोई निकल आता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी गलत फहमी की बुनियाद पर रिश्ता टूट रहा है क्या है, तो अदालत अपना जो है वो एक किरदार अदा करती है उन दोनों को मुसालहत करवाने में, उन दोनों को एक करवाने में ये अदालत का एक किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है, अगर रिकन्सिलियेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो प्लेंटिफ को ये कहा जाता है कि जी आप अपना दावा विड्रॉ कर लें या कर लेंगे। अगर खातून अदालत तो वो करेंगी और मर्द अदालत तो वो करेगा। वो दावा दाखिल करेंगे अपने और अदालत जो है वो उसको डिसमिस कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉल। ठीक है, ये मैरिट्स पे डिसमिस नहीं होता, ये विड्रॉल की बेसिस पे डिसमिस होता है। ठीक है, अगर रिकन्सिलियेशन फेल हो जाती है तो अदालत ये कहेगी जी रिकन्सिलियेशन फेल हो गई आपस में। ठीक है, फैमिली कोर्ट जो है वो फौरन के फौरन खुला का इशू कर देगी, डिग्री अदा कर देगी और आगे के मामलात के लिए वो अगली तारीख दे देगी। इसमें अदालत इश्यूज फ्रेम करती है और इश्यूज फ्रेम करके वो दो चीजें लिखती है, ओपीपी ओपीडी। ये आपको लिखे हुए नजर आएंगे, अब दावे में जाएंगे तो आपको ओपीपी और ओपीडी लिखा हुआ नजर आएगा। ओपीपी क्या होता है, ओनस ऑफ प्रूफ, यानी ओनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ के ऊपर जिम्मेदारी है ओनस ऑफ प्रूफ की। और ओपीडी यानी ओनस ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट, यानी कि ओनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ का मुराद ये कि इन इन बातों का जो सबूत है वो प्लेंटिफ ने देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर है। और ओपीडी का मतलब है कि इन बातों का जो जवाब है वो ओपीडी ने देना है, यानी कि डिफेंडेंट ने इन चीजों का जवाब देना है। स्टेज 5 होती है हमारे पास एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फर्क ये है कि एविडेंस के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट बताते हैं, मन मजरा, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, कुलसूम बीबी दुख्तर जावेद खान सकना गुलशन इकबाल कराची हल्फन बयान करती हूँ कि मन मजरा का निकाह मुहर्रका बा मुताबिक दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आया। निकाहनामा बतौर डैश पेश कर रही हूँ, यानी बतौर एग्जिबिट P1 पेश कर रही हूँ, या जो भी एग्जिबिट होगा आपका। तो वो जो आपका एग्जिबिट जाएगा ना, दैट इज योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये साथ में होने लगा है। तो ये सारे काम जब आपके होंगे तो उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, दैट इज द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंडेंट का काउंसिल करेगा। अब प्लेंटिफ ने अपनी स्टेटमेंट करा दी, अब वो आया वो स्टेटमेंट सच है कि झूठ है ये कैसे पता लगेगा। अदालत ये कहती है क्रॉस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल राइट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो पार्ट जिस पर क्रॉस एग्जामिनेशन ना की गई हो दैट विल कंसीडर टू बी एन एक्सेप्टेड पार्ट। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो प्लेंटिफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, ये बताएं और उसके बाद वो स्टेटमेंट दोबारा लिखी जाएगी। जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाली स्टेटमेंट होती है ना, वो दोबारा से लिखी जाती है। अब प्लेंटिफ से सवाल हो रहा है कि आपका निकाह कब हुआ था, या आपका निकाह मुअर्रखा इस तारीख को हुआ था, वो कहेगी जी हाँ, तो लिखा जाएगा ये दुरुस्त है कि मेरा निकाह मुअर्रखा इस तारीख को हुआ था। ठीक है, ये दुरुस्त है कि मुझे हक महर अदा कर दिया गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल उसने अपने दावे में या स्टेटमेंट में ये कहा जी मुझे हक महर नहीं मिला, और क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ये कह रही है जी मुझे हक महर मिल गया है, तो अदालत क्रॉस एग्जामिनेशन को तरजीह देगी। क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन कन्फेशन अदालत के अंदर। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बिहाफ पे बहुत मामला बिगड़ते हैं, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन गलत हो जाए ना तो क्या मामला। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये स्टेज हो गई, अब डिफेंडेंट अपना एविडेंस देगा और अपना रिलाइट डॉक्यूमेंट्स देगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कराएगा अपना। अब आ गया, अब डिफेंडेंट की बारी आ गई।
अब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट सबसे पहले आएगा, वो अपनी स्टेटमेंट उसी तरह रिकॉर्ड करेगा, मेन मजहर जावेद इकबाल वल्द फला फला डिबकार, ठीक है, मैं ये अपने पूरे होशो आवाज़ में हल्फन बयान कर रहा हूँ कि जी ये मेरे मामला थे और ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर दावे पे झूठा लगाया गया, ये क्या गया वो क्या क्या। और फिर वो अपने एविडेंस साथ में देता रहेगा। अगर वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देता रहा है तो वो साथ में देगा कि यार ये मैं एविडेंस अपनी बीवी का देता रहा हूँ, ये इसका सबूत है। इसके बाद वही सेम प्रोसेस होगा कि अब प्लेंटिफ की काउंसिल आके जो ना जिसने दावा किया वो क्रॉस करेगी कि आया डिफेंडेंट सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर डिफेंडेंट की बात झूठी साबित हो जाएगी तो जाहिर है प्लेंट जो है वो हक में इसका हो जाएगा। ठीक है, इंतबा, ये एक वार्निंग है। हक के जिरा खत्म भी हो जाता है अगर गवाहान पे जिरा के मौके फराहम किए गए हों और उसके बावजूद जिरा ना की गई हो तो अदालत हक के जिरा खत्म कर सकती है। इस तरह से शहादत वक्त पर ना दी जाए तो शहादत का हक भी खत्म हो सकता है। अदालत को इख्तियार है, फैमिली मुकदमात खास नौयत के होते हैं और इसमें अगर कोई हक खत्म कर दिया जाए आपका तो वो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन मामला मुख्तलिफ होते हैं, उसके खिलाफ रिट कर सकते हैं और अब तो रिट पे भी थोड़ी सी एक बार लग गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिसेंटली। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट आपकी मामला को मंजूर कर लेती है तो दोबारा वो हक बहाल हो जाएगा, वरना वो नहीं करती ना तो फिर वो अदालत जो है ना अगर इस चीज़ को देखेगी ना हाई कोर्ट कि जी मौके फराहम किए गए ये नहीं आए, तो 2020 SCMR 300 एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो ट्रेंड है बार बार आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, कतई कतई आखिरी मौका, ये मौकरी है सिस्टम ऑफ लॉ की और सच प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू होने की जरूरत है। अब आ जाते हैं फाइनल आर्गुमेंट्स। जब ये सारे मामला हो गए, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब अदालत कहेगी जी फाइनल आर्गुमेंट्स करें, आके अपनी बहस से अखीर पे आ जाएगा मुकदमा। ठीक है, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप अपनी बात कोर्ट को बताएंगे। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आप बेसिकली एक एक बात अदालत को समझाते हैं। यू विल एक्सप्लेन योर ऑनर प्लीज चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर, देखिए डिफेंडेंट ने ये बात कही है, डिफेंडेंट का काउंसिल कहेगा योर ऑनर क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाइए, देखिए प्लेंटिफ ने इस बात को एडमिट किया है या ये मामला है। फिर वो जज उसको अपने पास मार्क करता है। मार्क करने के बाद जज पे सारा एविडेंस खुद से भी रीड करते हैं, दायरे वो ऐसा नहीं है कि बगैर पढ़े फैसला कर देंगे, वो उसको रीड करते हैं और उसको रीड करने के बाद वो फाइनली एक जजमेंट पास कर देते हैं। अब जजमेंट क्या होता है, ये एडमिटेड फैक्ट्स की बिहाफ पर होती है, फुल फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। ये जब फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के सामने चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, और जो भी फाइनलिटी अटेन कर ले ऑर्डर, ठीक है, और बस ये सारे मामला इसके अंदर होते हैं। फिर फैसला आ जाता है, कि फैसला आपके हक में आ जाएगा, अच्छी बात है। आपके अगेंस्ट आता है तो आप फिर उसको अपील करते हैं, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी होती है वो अपील करती है। इसके बाद अदालत बेसिकली एग्जीक्यूशन की तरफ मामला जाता है। एग्जीक्यूशन कहलाता है इजराय डिग्री, वो भी एक सेपरेट फाइल होता है, उसमें टेस्टेड ऑर्डर्स लगते हैं जजमेंट के और वो उसी अदालत में दाखिल होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि भाई फैसला हुआ है, इतने पैसे डिफेंडेंट ने देने हैं मुझे, तो डिफेंडेंट के ऊपर अगर अदालत ने ये कहा है कि जी अपनी बीवी को तुमने 10 लाख रुपए जमा कराने, या अगर उसको 10 लाख रुपए का क्लेम बनता है, इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल, कि 10 लाख रुपए जमा कराने और वो उसको नहीं करा रहा, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी और इसके मुताबिक अदालत जो उस पर दुरुस्त समझेगी वो एक्शन करेगी, इसमें अरेस्ट भी हो सकता है बंदा। ठीक है, ये वो सारी वीडियोस थी, बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। इंशाल्लाह आई होप कि ये आप लोगों को आसानी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।